पदार्थ की भौतिक प्रकृति। किसी भी वस्तु में अगर वजन है और वह जगह घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ की भौतिक प्रकृति। किताब, पानी, भोजन, पोटेशियम परमैंगनेट। एक बीकर में 50 मिलीलीटर पानी लें। बीकर में पानी के स्तर का निशान बना लें। अब बीकर में 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट डालें और एक कांच की रॉड की मदद से अच्छी तरह से मिला लें। अब पानी के स्तर को ध्यान से देखें। थोड़ा और पोटेशियम परमैंगनेट और प्रक्रिया को दोहराएं। आप क्या देखते हैं? क्या पानी का स्तर बढ़ता है जब भी आप पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं? नहीं, बीकर में पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जब भी पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिलाया जाता है, वह लुप्त हो जाता है। इस अवलोकन को समझाया जा सकता है। अगर हम ये मानते हैं कि पदार्थ कणों से बना है, पोटेशियम परमैंगनेट के एक हिस्से में कई पोटेशियम परमैंगनेट के कण होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के प्रत्येक कण कई छोटे पोटेशियम परमैंगनेट के कणों से बना है। यह कण एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और पानी के कणों के बीच में समान रूप से फैलते हैं। इसलिए बीकर में पानी का स्तर नहीं बदलता है। यह कण इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ कणों से बना है, अर्थात कण प्रकृति में है। चलिए एक और अभ्यास करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल लें और 100 मिलीलीटर पानी में उसे घोल दें। इस घोल के लगभग 10 ml को लें और साफ पानी के 90 ml में डाल दें। इस घोल के लगभग 10 ml लें और दूसरे साफ पानी के 90 ml में डाल दें। इस घोल को लगभग 5 बार जल मिश्रित करते रहें। आप क्या देखते हैं? इस निरीक्षण से हमें यह पता लगता है कि बैंगनी रंग की तीव्रता कम हो जाती है और हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ एक क्रिस्टल में लाखों छोटे कण होते हैं, जो अपने आप को छोटे से छोटे कणों में खुद को विभाजित करते रहते हैं। पदार्थ के कणों के लक्षण। एक बीकर में 50 ml पानी लें। बीकर में पानी के स्तर का निशान बनाएं। अब बीकर में थोड़ा नमक डालें और एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिलाएं। पानी के स्तर को ध्यान से देखें। थोड़ा और नमक डालें और इस प्रक्रिया को वापस दोहराएं। यह देखा गया कि नमक के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। यह भी देखा गया कि नमक के कणों से बीकर के पानी के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यह तब ही संभव हो पाएगा जब नमक के कणों को पानी के बीच में जगह दी गई हो। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि पानी के कणों के बीच जगह होती है। हमें पता है कि पदार्थों के कणों के बीच में काफी जगह मौजूद होती है। पदार्थों के कण कभी भी एक ही जगह पर स्थिर नहीं होते हैं और हर समय इस खाली जगह पर घूमते रहते हैं। कणों की इस प्रक्रिया को हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, हालांकि इसे इस प्रक्रिया द्वारा साबित किया जा सकता है। कुछ अगरबत्ती लें और उनकी सुगंध को महसूस करें। अब अपने आप से कुछ दूरी पर रखकर उसकी सुगंध को महसूस करने का प्रयास करें। इसके बाद अगरबत्ती को जलाएं और दूरी से उसकी सुगंध को महसूस करने का प्रयास करें। आप ना जलाए गए अगरबत्ती की सुगंध को महसूस कर सकते हैं,
जब आप उसके करीब होंगे, जबकि आपके अगरबत्ती से दूर होने पर उसकी सुगंध आप तक नहीं पहुंच पाएगी। किंतु जब अगरबत्ती जल जाएगी, दूर से भी आप उसकी सुगंध को महसूस कर सकते हैं। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि पदार्थों के कण घूमते रहते हैं और उनकी गति तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। एक लोहे की गेंद और चौक का एक टुकड़ा लें। टंकण द्वारा लोहे की गेंद को तोड़ने की कोशिश करें। चौक के टुकड़े के साथ इस प्रक्रिया को दोहराएं। आप यह देखेंगे कि चौक का टुकड़ा आसानी से टूट जाता है, लेकिन लोहे की गेंद नहीं टूटती है। चौक के कणों के बीच का आकर्षण लोहे के कणों की तुलना में कम है। लोहे के कण बहुत मजबूती से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह लोहे को कड़ा और मजबूत बना देते हैं, जिसके कारण लोहे का गेंद आसानी से नहीं टूटता है। इसीलिए इस प्रक्रिया के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हालांकि यह आकर्षण हर पदार्थ में भिन्न प्रकार का होता है। तापमान में परिवर्तन का प्रभाव पदार्थों की अवस्थाओं पर। तापमान एक प्रमुख भूमिका निभाता है। पदार्थों की अवस्थाओं के परिवर्तन में पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन बढ़ते या घटते तापमान के कारण इसे एक प्रक्रिया द्वारा बताया जा सकता है। एक कंटेनर में बर्फ लें और उसे तब तक गर्म करें जब तक वह तरल पदार्थ में बदल नहीं जाता है, और उसे तब तक गर्म करें जब तक वह गैस के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता है। जलवाष्प। इससे हमें यह पता चलता है कि जब भी तापमान बढ़ता है, ठोस पदार्थ तरल पदार्थ में और तरल पदार्थ गैस पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि कण अधिक गति के साथ हिलना शुरू हो जाते हैं। इस अतिरिक्त ऊर्जा का आकर्षण का अंतरकण बल पर काबू पाने में कणों की मदद करता है। जल्द ही वे अपने पदों को छोड़ते हैं और अधिक आसानी से आगे बढ़ते हैं। नतीजतन पदार्थ पिघला जाते हैं। तरल अवस्था में ठोस अवस्था के परिवर्तन को संलयन के रूप में जाना जाता है। हीटिंग जारी रखने पर फिर तरल कणों की गतिज ऊर्जा आगे बढ़ जाती है। इससे कणों का वेग बढ़ जाता है और एक निश्चित तापमान पर वे अन्य कणों के आकर्षण के बल से मुक्त होकर पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस बिंदु पर उबलने पर यह तरल यानी इसकी गैसीय अवस्था में बदलना शुरू होता है। इस तापमान को तरल के उबलते रूप में जाना जाता है। तापमान को कम करने पर गैस पदार्थ तरल में और तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। यह गतिज ऊर्जा की कमी के कारण है। इस गतिविधि से हम यह निष्कर्ष करते हैं कि पदार्थों की अवस्थाएं तापमान बदलने पर अंतर परिवर्तनीय हैं। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। वाष्पीकरण को प्रमाणित करने वाले कारक आर्द्रता। किसी दिए गए ताप पर द्रव के विभिन्न कणों में गतिज ऊर्जा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अतः कणों का एक छोटा भाग जो कि द्रव की सतह पर होता है, वह अपनी अधिक ऊर्जा के कारण द्रव के अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है एवं वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अतः वाष्पीकरण वह भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम तापमान पर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए, गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं। ऐसा गीले कपड़ों से पानी के वाष्पीकरण के कारण होता है। विभिन्न कारक जो कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं वे हैं आर्द्रता, तापमान, वायु की गति, सतह का क्षेत्रफल। आर्द्रता, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है।
किसी एक निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। अतः जब आर्द्रता अधिक होगी तब और अधिक वाष्प के लिए स्थान नहीं होता। अतः आप देखेंगे कि धूप वाले दिन में आर्द्र दिन की अपेक्षा गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि आर्द्र दिन में वाष्पीकरण की दर धीमी होती है। आर्द्रता घटाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है।